राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। आर्थिक स्थिति जब कमजोर हो जाती है, कहते हैं ना, जब पैसा पास होता है तो रिश्ते हजार होते हैं, और जब गरीब व्यक्ति कोई होता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। अर्थात जब हमारे पास पैसा है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, हमारा कार्य क्षेत्र अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी है, तो हमारे साथ लोग इतने जुड़ जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनेक मित्र बन जाते हैं। अब वो चाहे सुख के लिए बने, चाहे परेशानी देने के लिए बने, लेकिन मित्र आपके बहुत सारे होंगे। शत्रुओं की भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उस समय अपने भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। आप एक चीज विशेष रूप से देखना कि जब अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप किसी के पास बैठने जाओगे तो वो भी ये सोचेगा कहीं पैसा तो नहीं मांग लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मांगने आया हो। तो उसके मन में इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है। चाहे आप उसके यहां बैठने वैसे ही गए हो, तो वो आपको बिठा के खुश नहीं है। उसके मन में एक ही कष्ट है, कब कह दे कहीं पैसा ना मांग ले। अगर कोई गरीब व्यक्ति ऐसा होता है, और अगर कोई पैसे वाला जिसके पास अपार पैसा है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसकी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर वो किसी के घर जाए तो उसको अलग से कुर्सी दी जाती है, अलग से उसका सम्मान किया जाता है। चाहे वो गांव का ही व्यक्ति है, लेकिन चाय नाश्ते की अवश्य पूछा जाता है। उसके लिए नहीं, पैसे के लिए। माया उसकी नहीं है, माया पैसे की है। अगर पैसा पास में है तो आपका हर व्यक्ति सम्मान करना चाहता है, हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है। और अगर पैसा नहीं है तो मैंने कहा अपने भी पराये हो जाते हैं। सम्मान की तो बहुत बड़ी बात है, अपमान भी ऐसा करते हैं कि उस अपमान के नीचे भी कोई शब्द नहीं रहता। तो ये समस्याएं हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे समाज में घुली हुई हैं। और इन समस्याओं से दूर कैसे निकल सकते हैं? अगर हम उदाहरण लेकर के किसी का चलें, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति फुटपाथ पे रहता है। अगर आप दुखी हैं, आपको कष्ट है, पैसा नहीं है, आपकी जिंदगी कमजोर अवस्था में चल रही है, लेकिन आपके सर के ऊपर छत है, तो एक चीज आप अवश्य देखा करें, अपने से नीचे वालों को देख लिया करो, आपका दुख खत्म हो जाएगा। आप गाड़ी में जा रहे हैं, साइकिल वालों को देख लो, बाइक वालों को देख लो। आप अगर छत के नीचे सो रहे हैं तो फुटपाथ पे सोने वाले, जो चौराहे में खुली आसमान के नीचे जो रोडों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उन्हें देख लो। उनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो आप अपने दुख भूल जाएंगे। बोले इनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको अगर दुख को बढ़ाना है, ये तो था सुख को बढ़ाना, और अगर दुख को बढ़ाना है तो अपने से ऊपर वालों को देख लो। हम तो झोपड़ी में रह रही है, महल में रह रहा है, क्यों रह रहा है? अपने आप दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी लालसा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, गलत काम करेंगे, दुख बढ़ेगा। लेकिन इन सब बातों को अगर आप देखें तो इन पर एक ही चीज निर्धारित रहती है, और वो है कुंडली, ज्योतिष। और ज्योतिष कोई खेल नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। जो वैज्ञानिक लोग विज्ञान पढ़ करके कार्य क्षेत्र में आगे आते हैं ना, उसको हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे साधु संतों ने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले लिख दिया, जिसकी वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं। तो ज्योतिष वो विज्ञान है। अभी पीछे आपने देखा कि जो हमारे ज्योतिषी हैं,
पुराने हमारे जो ज्योतिषी हैं, हमारे साधु संत हैं, वो लिख करके गए थे कि 2020 19-20 से लेकर के 22 तक 23 तक महामारी का समागम रहेगा, तो वो हमारे बीच में आई। वैज्ञानिकों ने पीछे खोज की। तो ज्योतिष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं, अच्छी से अच्छी खोज कर रहे हैं, अपने काम में संलग्न हैं। अगर देखा जाए तो दो ही लोग कार्य करते हैं हमारे यहां, एक तो सीमा पर डटे हुए हमारे फौजी भाई और एक वैज्ञानिक, और तो सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी जान पर खेल करके अपने कार्यों को सफलतापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। बात देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में कोई सच्चाई आती है तो उस सच्चाई को मानने के लिए उसके पास दो ही पहलू हो जाते हैं। या तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, या फिर जवाब देने से वो कतराता है। अब मैं आपसे यही बात कह रहा था कि अगर हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमें किस क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है, ये कैसे दिखलाई जाती है, किस कार्य को हम करें। तो मैं आज आपको एक छोटा सा गणित बता रहा हूं, छोटा सा। आपको इन सब चीजों के लिए 3 कुंडलियां देखनी है। हर व्यक्ति की कुंडलियां जो होती हैं, उस कुंडली में 3 कुंडली होती हैं। एक लगन कुंडली, कुंडली बहुत होती है, नवमांश है, चतुर्थांश है, दशांश है, कितनी कुंडलियां होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ 3 कुंडलियों की आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको अपना कार्य क्षेत्र देखना है कि हम किस लाइन में जा सकते हैं, कौन सी नौकरी कर सकते हैं, कौन सा व्यापार कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखना है लगन कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए, कौन से स्वामी हैं। दूसरे नंबर पे देखनी है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के 10वें भाव का स्वामी, वो भी नोट कर लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर हमें देखनी है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली के 10वें भाव के स्वामी कौन है, उनको भी नोट कर लीजिएगा। आपने 3 स्वामी नोट कर लिए। अब तीनों स्वामी एक ग्रह भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ग्रह एक ही घर में भी आ सकते हैं। तो एक ग्रह भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये 3 जो कुंडलियां हैं, ये आपका सार नहीं बताएंगी, ये सिर्फ आपको रास्ते दे रही हैं। सार बताएगी नवमांश कुंडली, जो चौथी कुंडली आपको अब बता रहा हूं। नवमांश कुंडली में ये देखिए कि ये 3 ग्रह किस किस राशि पर विराजमान है, उनको नोट कर लीजिए। मंगल, शनि कहां विराजमान है, मंगल कहां विराजमान है, गुरु कहां विराजमान है, बुध कहां विराजमान है। अर्थात जो इन 3 राशियों के स्वामी बने, 3 कुंडलियों के स्वामी बने, सूर्य कुंडली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, इन तीनों के दशमांश के जो स्वामी हैं, वो नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठे हुए हैं, उनको नोट करके आप उन ग्रहों की दशा अवश्य देखें। किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यांतर दशा चल रही है। और उन तीनों को देख करके आप उनकी डिग्री देखें, कितने डिग्री पर है, एक साथ कितने ग्रह हैं, 2 ग्रह एक साथ हैं या 3 ग्रह एक साथ हैं। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपके कार्यों में आपको पता चल जाता है कि आप किस लाइन में आपको सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल लाइन में होगी, टीचिंग लाइन में होगी, बैंकिंग लाइन में होगी, व्यापार में होगी, नौकरी में होगी, किस लाइन में आप जाओगे, ये सारी चीजें इस अवस्था में पता चल सकती हैं। लेकिन जो मैंने बताया, ये चीज आपके समझ में शायद नहीं आई होंगी, क्योंकि आप लोग अभी नहीं जानते होंगे। जो मेरे ब्राह्मण भाई अगर मुझे देख रहे हैं तो वो इन बातों को जानते हैं।
वो आपको पक्का बता देंगे कि अगर आप पूछेंगे कि ऐसे ऐसे कौन सा है तो वो आपको बता देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, जब भी आप मेरा प्रोग्राम देखें तो पेन और कॉपी पास में रखें और उनको नोट कर लिया करें कि गुरुजी ने क्या बोला है। और ये बोला है, अगर आपको मेरी भाषा में समझ में नहीं आया है तो अपने आसपास के ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कभी भी इन नंबरों पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कभी भी कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कुंडली में कौन सा ग्रह है, हमारा क्या काम है। अर्थात ये सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा के कारण है अच्छे अच्छे कार्य, जैसे आप श्वेत वस्त्र का काम कर सकते हैं, आप जो परचून का काम कर सकते हैं, आप नौकरी भी, आप दूध जैसे व्यापारिक क्षेत्र हैं उनमें आप कर सकते हैं, उसका व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो अर्थात हर ग्रह की अलग अलग है। जैसे मंगल हो गया, मंगल का आप मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार की, बुद्ध में हरित क्रांति जैसे खेती, आप एग्रीकल्चर से भी जुड़े संबंधित प्रोग्राम कार्य कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। अगर बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं मिल रही है नौकरी? क्या कारण है जो नौकरी नहीं मिल रही है? अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसके पीछे मेन कारण क्या है, इनको भी देखना चाहिए। अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो इसके पीछे मेन कारण क्या है, उसको भी देखना चाहिए। और ये आपकी कुंडली दर्शाती है। अब मैं जो बात कर रहा था आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, मैंने आपको बताई कि कार्य को कैसे सफलतापूर्ण बनाया जा सकता है, कार्य को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर जिन भाइयों का व्यापार क्षेत्र में परेशानी चल रही है, जो व्यापार बहुत ज्यादा करने की प्रयास करते हैं, अर्थात लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, ऐसे लोग विशेष रूप से अपने जो मेन गेट है व्यापार क्षेत्र का, उसको अवश्य देख लें। व्यापार क्षेत्र का जो मेन गेट है उसको आपने अगर देखा है तो ध्यान से देखना। आज आप अपने व्यापार क्षेत्र पर जा रहे हैं, आपको देखना है। क्या देखना है? आपने कहीं गणेश भगवान की फोटो मेन गेट पर तो नहीं लगा रखी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अशुभ है, ये शुभ है, लेकिन ये देखना कि आपने लगा रखी है। अब आप कहेंगे गणेश जी की फोटो तो लगा रखी है, तो बेटा ऐसा भी कहा गया है कि गणेश जी का फोटो आपने मेन गेट पर लगाया है और गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता है। अब जब गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता है, मेन गेट पर आपने फोटो लगाया, तो पीछे तो दरिद्रता रहेगी, व्यापार क्षेत्र में नुकसान होगा कि नहीं होगा। अब जो मैं बात कर रहा था गणेश जी के फोटो को लेकर, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है। जहां गणेश जी की पूजा होती है, मां लक्ष्मी का वास होता है। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गणेश जी का फोटो मेन गेट पर अगर आपने लगा रखा है तो वो नुकसान कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो देखिए, गणेश भगवान की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है और हमने गणेश जी की फोटो को आगे लगा रखा है, तो आगे तो सुख समृद्धि है, शांति है, लेकिन पीछे दरिद्रता है, तो कैसे आपका बरकत होगी? नहीं होगी ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं गणेश जी का फोटो आगे लगाना गलत है, गलत नहीं है, बहुत सुंदर है। आने वाली बुराइयों को भी गणेश जी आगे से रोक देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें पीछे भी उनकी पीठ को मिलाकर के दूसरे गणेश जी की फोटो लगा देनी चाहिए। इधर गणेश जी, इधर गणेश जी। अब जब हमारे गणेश जी एक दूसरे की पीठ मिली हुई है, इधर भी सुख शांति, इधर भी सुख शांति, तो इसलिए गणेश जी की अगर फोटो आप दरवाजे पर लगा रहे हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं,
जिनकी नौकरी क्षेत्र में, जिनके व्यापार में परेशानी आ रही है, या घरों की बात भी मान लीजिए, जिन घरों में बरकत नहीं होती, उनके लिए भी ये उपाय रामबाण उपाय है। बहुत से लोगों के घरों के सामने गणेश जी के फोटो लगे होते हैं, लेकिन अंदर सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि पीछे दरिद्रता भरी रहती है। तो इसीलिए हमें गणेश जी की फोटो जहां हमारी लगी हुई है, उसके पीछे भी सेम वैसी ही फोटो पीठ को मिला करके लगा देनी चाहिए। पहला उपाय, रामबाण उपाय, जो आपके जीवन को सफल बना सकता है, आपके घर के अंदर से दरिद्रता को भगा सकता है, बीमारी को भगा सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। दूसरी बात, आप अगर घर में जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना प्रारंभ कर दीजिए। पहली रोटी अगर आप गाय को देते हैं तो ऐसे नहीं देनी कि आपने पहली रोटी बनाई और गाय को दे दी। पहली रोटी को कभी कच्ची पक्की नहीं बनाना चाहिए, अच्छी सी सुंदर सी बनाना चाहिए और पूरा अच्छा से सिका हुआ हो, कच्ची रोटी ना हो। ये ध्यान रखना। बहुत से क्या करते हैं, पहली रोटी को कच्ची पक्की कर लेते हैं, बोले गाय को ही तो जानी है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। सुंदर सी रोटी बनानी है और उस पर अगर घी लगा सकते हैं तो घी लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो गुड़ रख करके गाय को खिला दीजिए। और जैसे ही गुड़ रख के आपने गाय को रोटी खिलाई, आपकी धन भाव की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत बढ़ जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें ध्यान दिल देनी होती हैं और इन्हीं से ये बहुत बड़े कार्यों को कर देती है, बड़े नुकसान होने से बचा लेती है। आप कार्य क्षेत्र में अगर बैठे हैं और ईशान कोण में आपने मंदिर को घर बना रखा है अपने व्यापार क्षेत्र में या ऑफिस में, तो उसमें जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय मूर्तियों की स्थिति को अवश्य निहारें मन से कि प्रभु साक्षात विराजमान है, मेरे ऊपर मां लक्ष्मी की, गणेश भगवान की, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा है, कृपा है। ऐसा मन में भाव ला करके आप आरती पूजा पाठ करें तो उसको करने से भी आपके घर में बरकत बढ़ जाएगी। जो दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, जो बरकत नहीं होती थी, ऐसी कोई नेगेटिव सोच आपके ऑफिस में है, आपके घर में है, वो घर से बाहर चली जाएगी। इन कार्यों को, छोटे छोटे कार्य हैं लेकिन अगर ध्यान से करते हैं, विश्वास से करते हैं तो आपके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।